नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। चलिए हम आज के साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। और आज जिन लोगों का एग्ज़ाम है एमपीपीएससी मेंस का, तो उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम देना है और आपके लिए कोई कोरोना नहीं है, बाकी एग्ज़ामों के लिए है। मतलब हद होती है, मतलब नेताओं को कितना भी बुरा भला कहा जाए ना, वो कम ही है। ठीक है। बाकी जो जो भी एग्ज़ाम कराना चाहता है, जो देना चाहता है, उनके लिए जो है वो कैंसिल पे कैंसिल कराते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, पोस्टपोन कराते जाते हैं। ठीक है। और अभी देखो एमपीपीएससी के कुछ लोगों ने जो है वो आगे बढ़ाने की डेट की बात की गई, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी है। और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव है वो भी मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब हद होती है, ये नेताओं का बस नहीं है। मतलब जो वरना देश की जनता को, जो बेरोजगार हैं, उनको जो बेच खा जाएं। ये तो संविधान है हमारा जो हमें बचा के रखा है। ठीक है। वरना इन नेताओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है। तो ये सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपको जो है वो आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जैसे जैसे कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में F इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू रख के यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैं 40 डिग्री यहाँ पे रखूँगा, 40 डिग्री यहाँ पे रखूँगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो तापमान सेंटीग्रेड में होता है और फ़ारेनहाइट में होता है, तो दोनों का मापक्रम समान होना चाहिए, मानी इसकी और इसकी वैल्यू समान होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो इसका आंसर दरअसल -40 डिग्री आएगा। आप -40 डिग्री यहाँ पे रखोगे तो देखिए -40 डिग्री इक्वल टू -40 डिग्री यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5×8 = 40 यानी 72। ये माइनस का 72 हो जाएगा और प्लस 32 ये है। तो यहाँ से देखोगे 72 में से 32 जाएगा तो माइनस का 40 डिग्री बचेगा और इधर भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। ये सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है। कुछ और फॉर्मूले देखिए, एक तो हो गया जो डिग्री है और फ़ारेनहाइट है, तो इसमें जो है वो आपका फॉर्मूला क्या रहता है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, ये रहता है। बाकी आप ये वाला भी रख सकते हो, आपको किताबों में कई बार ये वाला लिख के मिल जाता है कि C/100 इक्वल टू F-32/180। और केल्विन का भी आपको याद रखना है, -273/100। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको दोनों, इसमें दोनों में रिलेशन दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला इन दोनों को ले लेना है, इन दोनों में दिया हो तो ये वाला लगाना है, और इन दोनों का करना है तो ये वाला कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर वस्तु का ताप होगा। सेल्सियस पैमाने यानी डिग्री सेंटीग्रेड में हमें जो है वो आंसर निकालना है यहाँ पर। और हमें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 212। तो बस हम सीधा सीधा इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो 212 इक्वल टू 9/5 C प्लस कितना 32। ठीक है, तो इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो ये माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 180। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 180, और इधर कितना ये हट जाएगा, तो 9×2 = 18 ये हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो 100 हो जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमें दिए हुआ है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको पता हो, देखिए डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की याद रखना है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और केल्विन में आपसे पूछ लिया जाए तो केल्विन में होता है 310। ठीक है, 310 जो रहता है वो केल्विन में रहता है। तो ये तीनों ही वैल्यू आपको याद रखना है। अगर आपको इनमें से, देखिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या है, तीनों के रिलेशन पता है। अगर आपको एक का भी पता है ना, तो आप ए भी निकाल सकते हो, ये वाला भी निकाल सकते हो। मान लो ये वाली वैल्यू आपको याद नहीं है डायरेक्ट, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला में लिख के नो है फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो। ठीक है, और केल्विन में भी निकाल सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। डायरेक्ट वैसे याद रख लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन है यहाँ पर चालन, संबंध, विकिरण, इनमें से सभी। तो देखिए द्रव और गैस की बात की गई है, आपको पता हो तो एक होता है चालन होता है, संबंध होता है, और एक होता है विकिरण यानी रेडिएशन होता है। तो जो चालन रहता है वो किस में होता है, चालन दरअसल होता है जिनमें जो कण होते हैं
वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना पहुँचे हुए मतलब ऊष्मा का संवहन करना। जैसे कि बात की जाए ठोस होता है, तो ठोस में क्या रहता है, कोई कण तो चल नहीं रहा है, वो एक जगह स्थिर रहते हैं। और आप देखोगे यहाँ पर एक लोहा है, मान लो यहाँ पर अगर आप गर्म करते हो तो धीरे धीरे करके नहीं वो पूरा टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कण नहीं चले गए। तो ये चालन जो होता है वो ठोस किस में होता है, ठोसों में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संवहन की। संवहन जो रहता है इसमें क्या रहता है, जो कण रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। जैसे कि बात की जाए द्रव है, तो द्रव आप देखोगे यहाँ पर द्रव में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, H2O। ठीक है, तो वो क्या रहते हैं एक दूसरे से जो है वो चले जाते हैं, एक दूसरे के पर संवहन करते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो पानी हुआ, गैस हुआ। तो गैस में क्या रहता है, ऐसे गैस है यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जगह स्थानांतरण रहते रहते हैं, ये क्रिया में रहते हैं। तो ये द्रव और गैसों में जो रहती है ऊष्मा का स्थानांतरण किसकी वजह से, संवहन की वजह से होता है। रेडिएशन की बात करें तो इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम बात करें तो सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, तो आपने देखा होगा सूर्य और पृथ्वी जो सौरमंडल है उसमें जो अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहाँ पर क्या है, निर्वात है। तो उसमें क्या है, माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से जो है वो, रेडिएशन के माध्यम से एक बात की जाए तो हमें सूर्य से गर्मी मिलती है। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, प्रगामी और विद्युत चुम्बकीय। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्घ्य। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग दरअसल जो है इसको जो है वो मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल वेव होती है जो माध्यम की जरूरत पड़ती है। आप ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं बोल सकते। जैसे अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो वो क्या है, वहाँ पर बोलेगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर निर्वात है, जिसकी वजह से जो है वो ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है। तो ध्वनि में पहली बात तो माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ध्वनि किस में ट्रेवल नहीं करेगी, तो याद रखना है निर्वात में जो है वो ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, और एक ऐसी है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, और बाकी बात की जाए तो जो अनुप्रस्थ होती है, जो प्रकाश होती है, वो कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। ध्वनि की बात हुई है तो ध्वनि में आपको याद रखना है इंफ्रासोनिक होती है, एक ऑडिबल होती है और एक अल्ट्रासोनिक होती है। तो इंफ्रासोनिक जो रहती है वो 20 हर्ट्ज से कम रहती है, जिसकी रेंज जो रहती है वो 20 हर्ट्ज से कम रहती है। जो ऑडिबल साउंड जिसे हम सुन सकते हैं वो कितने से कितने रहती है, 20 हर्ट्ज से लेके नहीं 20,000 हर्ट्ज तक रहती है। ठीक है, और जो 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर हो गई तो उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, जो अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो जो अल्ट्रासोनिक होती है वो कौन निकालते हैं, जैसे कुत्ती हुई, बिल्ली हुई, चमगादड़ हुए, तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो 20,000 से अगर हर्ट्ज कम है तो भी नहीं सुन सकते हम, सॉरी 20 हर्ट्ज से जो है वो कम है तो भी नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हैं तो वो भी नहीं सुन सकते। तो ये रेंज आपको याद रखना है। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑडियोबल जो साउंड है जिसे हम सुन सकते हैं वो कितने से कितने के बीच में रहती है, तो 20 हर्ट्ज से लेके नहीं 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है। अगला क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें कई क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन होती है। तो ये दरअसल होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अब अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है वो जाना। जैसे कि बात की जाए प्रकाश, जैसे प्रकाश है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये जो है वो वायु है और नीचे क्या है, ये पानी भरा हुआ है। तो वायु से जो है वो नीचे को आया, मतलब जल में आया, तो क्या हुआ, माध्यम चेंज हो गया। यहाँ पर जो है वो वायु हुआ और यहाँ पर जो है वो जल भरा हुआ है, तो माध्यम चेंज हो गया। और ये क्या होता है, अविलंब होता है। तो जब भी अगर हम बात करें तो जो विरल माध्यम है, ये मतलब विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो विरल से सघन माध्यम में आता है तो क्या होता है कि जो हमारी प्रकाश होती है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो अपवर्तन, अब हमें बहुत सारी देखिए परतें होती हैं, तारे जो टिमटिमाते हैं हमारे पास बहुत सारी, स्ट्रेटोस्फीयर हुआ, मेसोस्फीयर हुआ। ठीक है, तो ये क्या रहती हैं, हमारी परतें हैं ब्रह्मांड, बात की जाए तो एटमॉस्फेयर की। तो इसमें कहीं निर्वात है तो कहीं वायु है, कहीं और सारे कण हैं, तो ये क्या होते हैं, अपवर्तन का कारण बनती हैं, जिसकी वजह से जो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि बात करूँ मैं, एक बाल्टी ले ली हमने, ठीक है, अब एक बाल्टी है, इसमें आप पानी भरोगे और इसमें मान लो आपको सिक्का डाल दिया, सिक्का डाल दिया, तो वो क्या है, थोड़ा उठा हुआ दिखेगा,
उठा हुआ दिखेगा। वो किसकी वजह से दिखता है? वो अपवर्तन की वजह से दिखता है, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो, ये तो वायु है और यहाँ पर ये डेंसर मीडियम हो गया। तो क्या हुआ कि आपको यहाँ पर सिक्का है लेकिन आपको यहाँ दिखेगा, मतलब ये थोड़ा यहाँ पर दिखना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ दिखता है, जो कि अपवर्तन के कारण होता है। ओके। और परावर्तन की बात की जाए तो परावर्तन जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से एक माध्यम से उसी माध्यम में है तो उसी माध्यम में चली गई। ठीक है, जैसे कि हम शीशा देखते हैं। ठीक है। प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन जो है, आपको देखोगे जो हमारा आकाश नीला होता है तो वो क्या होता है? स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, नीला हो गया, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम जो रहता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, नाभिकीय न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन पर जो है वो आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है? जो यूरेनियम रहता है, यूरेनियम जो है 235 रहता है, जिसपे क्या होता है? न्यूट्रॉन की जो है वो बौछार की जाती है और इसके माध्यम से जो है वो उच्चतम ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है इसमें से। तो वो क्या होता है? वो एटॉमिक बम या परमाणु बम में जो रहती है, वो न्यूक्लियर फिजन की वजह से, नाभिकीय विखंडन की वजह से जो है वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब सूर्य हो गया, तो सूर्य में क्या रहता है? सूर्य में रहता है नाभिकीय फजन, यानी नाभिकीय संलयन जिसे बोलते हैं। उसमें क्या रहता है? जो दो हाइड्रोजन हुए सन है, तो सन में क्या रहता है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके जो है वो हीलियम का निर्माण करते हैं। तो उसमें जो है जैसे तारे हुए, सूर्य हुआ, तो इनमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन आपसे पूछ लिया तो सूर्य हुए, और बात की जाए तो तारे हुए, और परमाणु बम पूछ लिया तो नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर का इस्तेमाल किसको मापने में किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर गहराई मापने में, आर्द्रता मापने में, तापक्रम नापने में और ऊंचाई मापने में। तो पायरोमीटर जो रहता है, पायरोमीटर ये अत्यधिक जो ताप रहता है उसको मापने में किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन को जो है वो अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। आपको यहीं पर मान लो थर्मामीटर दे दिया जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन की भाषा थोड़ी अलग होती है। अब वहाँ पे लिखा होता है कि उच्चतम उच्चतम ताप को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो उच्चतम आपको मापना है, जैसे कि बात की जाए सूर्य हुआ, बहुत मतलब हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, तो उसका पायरोमीटर का जो है वो यूज किया जाता है। और थर्मामीटर तो ऑलमोस्ट जो है अपने शरीर का तापमान, जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं उसका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तापक्रम मापने में। ठीक है, गहराई के लिए फेदोमीटर का यूज करते हैं, आर्द्रता हाइग्रोमीटर हो गया, ऊंचाई की बात की जाए तो अल्टीमीटर हो गया। तो इन सब का जो है वो बात की जाए तो इनको मापने में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। चैडविक, गोल्डस्टीन, ठीक है, थॉमसन और रदरफोर्ड। तो जो न्यूट्रॉन की पता लगाना या बात की जाए खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? देखिए, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तीनों के जो है वो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो न्यूट्रॉन आपसे पूछ लिया तो चार्टविक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, प्रोटॉन आपसे पूछ ले जाए तो प्रोटॉन जो खोज की गई थी वो गोल्डस्टन के द्वारा की गई थी, गोल्डस्टन के द्वारा की गई थी। लेकिन नाम जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड से द्वारा बात की जाए, गोल्डस्टोन। ठीक है, तो एक मिनट, देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो चार्टविक ने की, प्रोटॉन की बात की जाए तो गोल्डस्टन ने की, नाम दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। और बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो जे थॉमसन ने। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, न्यूट्रॉन हो गया चैडविक, इलेक्ट्रॉन हो गया जे थॉमसन, प्रोटॉन हो गया गोल्डस्टेन, और नाम दिया था किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, हेनरी वेकलर और रॉनसन। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी वेकलर ने जो है वो इसकी खोज की थी, रेडियो धर्मिता की। देखिए, मैडम क्यूरी जहाँ पे दिया है, मैडम क्यूरी ने जो है वो रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, रेडियो धर्मिता की पूछ लिया है तो हेनरी वेकलर है। और बाकी बात की जाए तो रदरफोर्ड्स हैं, तो रदरफोर्ड ने जो है वो क्या किया था? जो नाभिक का पता लगाया था, जो परमाणु मॉडल है, परमाणु मॉडल, तो ये किसके द्वारा है? ये दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। रॉनसन की बात की जाए तो एक्सरे की खोज की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवास सारणी में औरतों की कुल संख्या। देखिए, क्वेश्चन में ही गलत दिया हुआ है, यहाँ पर औरतों की संख्या नहीं है, आवर्तों की संख्या। पीरियोडिक टेबल में औरत कब से आने लगी? ठीक है, तो आधुनिक आवास सारणी में
जो है वो आवर्तों की संख्या पूछी गई है कि कितनी होती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर 5, 18, 7, 9। तो जो आवर्तों की संख्या होती है वो होती है 7, ठीक है। और वर्ग कितनी होती हैं, तो वर्ग जो होते हैं वो 18 होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है। आवर्त जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा दी गई थी, मोजले के द्वारा दी गई थी। और अगर आपसे सिंपल आवर्त सारणी अगर आपसे पूछ लिया है तो वो किसके द्वारा, देखिए सिर्फ आवर्त सारणी पूछ लिया तो मेंडलीव, और अगर आपसे आधुनिक आवर्त सारणी पूछ जाए तो मोजले के द्वारा दी गई थी। मोजले ने दरअसल जो एटम है वो किसके आधार पर जो है वो स्थित किए थे, तो परमाणु संख्या के आधार पर जो है वो स्थित किए थे। जबकि जो मेंडलीव है तो उनके द्वारा जो है वो द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है वो व्यवस्थित किए गए थे। तो ये दोनों याद रखना है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोजले द्वारा जो है एटम को किस आधार पर जो है वो व्यवस्थित किया गया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर। और मेंडलीफ ने जो है वो परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर जो है वो दिए थे, ठीक है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वाटर सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन है यहाँ पर O2, NH3, CO2 और SO2। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो वाटर सोडा में रहती है। ये आपको कोल्ड ड्रिंक भी लिखा मिल जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक में जो बुलबुले होते हैं वो किस वजह से जो उसमें रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है कहा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर O2, NH3 और CO2 और SO2। तो इसमें जो निकलती है वो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है निकलती है ये। और ज्वालामुखी आपको पता हो तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है, अंडमान निकोबार पर है, जिसे हम वैरन द्वीप, ठीक है, तो वैरन द्वीप पर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं तो अपर रूप, आइसोमर, आइसोबार, इनमें से कोई नहीं। तो ये हीरा और ग्रेफाइट जो रहते हैं वो किसके रहते हैं, कार्बन के अपर रूप रहते हैं, कार्बन के अपर रूप रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। हीरा में जो चमक रहती है, हीरा जो चमकता है वो किसकी वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। और ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट जो पेंसिल की निब होती है, जो पेंसिल होती है काठ की पेंसिल जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें क्या रहता है, ग्रेफाइट ही रहता है वो, जो उससे हम लिखते हैं। और ग्रेफाइट को जो है वो स्नेक के रूप में, स्नेक मतलब घर्षण को कम करने के लिए जो है वो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अम्लराज में HCl और HNO3 में अनुपात होता है। यानी ये जो अम्लराज यानी एक्वा रेजिया जो रहता है वो क्या रहता है, HCl और HNO3 से मिलकर बना होता है। तो इसमें पूछा गया है कि उनका अनुपात कितना होता है। तो इनका अनुपात होता है 3:1, HCl और HNO3, ठीक है। याद रखने के लिए देखिए 3 इधर है तो इसको इस तरफ ले लो और इसको इस तरफ ले लो। तो 3 इधर है तो HCl की तरफ चला जाएगा। ये कितने रहते हैं, सांद्र रहते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सांद्र यानी सांद्र रहते हैं, ये भी सांद्र रहता है, ये भी सांद्र रहता है, 3:1 में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।